हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो मैंने आपको कंसिडरेशन चैप्टर की वोकैबुलरी बताई थी, तो आज हम वो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर है, बुक भी सामने लेके बैठिएगा। उसका पेज नंबर अगर आप देखें 24 है और सबसे पहले उसमें डेफिनेशन आ रही है कंसिडरेशन की। अगर आप देखें वो मैं लिख देती हूँ आपके लिए, गौर करिएगा। वो बोलता है छोटे छोटे हिस्से बनाते हैं डेफिनेशन के, ठीक है, उससे आपको बिल्कुल सारा क्लियर हो जाएगा। वो बोलता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। और ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन सिखा दी ना तो समझिए। आप देखेंगे डेफिनेशन पे मैं बड़ी देर तक समझाती रहूंगी, क्योंकि डेफिनेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो समझ आ जाए तो समझिए सब समझ आ गया आपको। बोलता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, फिर नेक्स्ट पार्ट आता है द प्रोमिसी और the promisee or any other person। लिखते लिखते आपको भी समझ आना शुरू हो जाएगा। the promisee or any other person has done or abstained from doing फिर लिखता और does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, then such act or abstinence is called consideration for the promise। देखिए कितनी बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन अभी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ध्यान से सुनते जाना, अब मैं बोलती जाऊंगी, आप कॉन्सेंट्रेट करते रहना, ठीक है। बोलता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इसका मतलब है कंसिडरेशन तभी होता है जब इच्छा होती है। डिजायर मतलब इच्छा। जैसे ना इसका एग्जाम्पल सुनिए, आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अब मैं सबसे पहले इसी पॉइंट के ऊपर बोलूंगी, देखना थोड़ी देर। डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, डिजायर एक क्वेश्चन बनता है कि जी बिना डिजायर के क्या कंसिडरेशन होता है? कोई किसी की इच्छा के लिए कुछ करता है तभी उसको कंसिडरेशन माना जाता है, नहीं तो नहीं माना जाता है ना। तो वो कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिजायर पर। चलो पहले इसकी रफ हिंदी को सिखा देते हैं आपको कुछ शब्दों का प्रयोग करके। कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, इसका मतलब है प्रोमिसर की डिजायर पर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, प्रोमिसी ने या फिर किसी और पर्सन ने किया है, और एब्सटेन्ड या फिर करने से अपने आप को रोका है, कुछ भी करने से, है ना। हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग कि वो करता है या फिर अपने आप को कुछ करने से रोकता है। और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इसका मतलब है वो प्रॉमिस करता है कुछ करने के लिए फ्यूचर में, या फिर प्रॉमिस करता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, है ना। अब आगे देखो, फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ भी। देन सच एक्ट और एब्सटिनेंस इज कॉल्ड, और प्रॉमिस यहां पे आना चाहिए। देन सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस कि जो आपने किया है या अपने आप को करने से रोका है या जो प्रॉमिस किया है, इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस।
इसके को हम कंसिडरेशन कहते हैं दूसरे के प्रॉमिस के लिए, ठीक है। अब इसमें सबसे अहम शब्द आया सबसे पहले, है ना, टुकड़ों में पकड़ने से सब आ जाएगा। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, इसका मतलब है किसकी डिजायर, किसकी इच्छा पे काम होना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो आंसर आता है प्रॉमिसर की। फिर बात आता है कंसिडरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, तो फिर वो आता है प्रॉमिसर भी कर सकता है और कोई और पर्सन भी कर सकता है ना। फिर जब हम बोलते हैं हैज डन, तो इससे पता चला कि वो ऑलरेडी कर चुका है, पास्ट हो गया, या अपने आप को करने से रोका है। इसका मतलब कुछ करना या ना करना दोनों ही कंसिडरेशन में आते हैं। अगर मैंने किसी को बोला ठीक है मैं उससे सामान नहीं खरीदूंगा, तो ये मेरी उसके लिए कंसिडरेशन है, बिकॉज मैंने अपने आप को रोका है ये काम करने के लिए। एब्सटिनेंस है मेरी, याद हो आपको ये वर्ड, एब्सटिनेंस होता है नेगेटिव प्रॉमिस, कि मैं एब्सटेन का मतलब होता है अपने आप को रोकना, है ना, और फिर एब्सटिनेंस होता है नेगेटिव प्रॉमिस। तो उसने कुछ किया है या अपने आप को करने से रोका है। हैज डन से पता चला ये पास्ट है। जब हम बोलते हैं डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, तो इससे पता चला कि ये प्रेजेंट है, कि वो अभी करता है या फिर अपने आप को रोकता है। या फिर प्रोमिसेस, मतलब वो कह रहा है कि मैं फ्यूचर में कर दूंगा। यहां से पता चला कि जो कंसिडरेशन है, डन से पता चला हैज डन से वो पास्ट है, डस से पता चला वो प्रेजेंट है, और प्रोमिसेस से क्या पता चला जी, वो फ्यूचर है। इसका मतलब है कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। और फिर कंसिडरेशन के 3 रूप हो सकते हैं, कोई एक्ट हो सकता है, कोई एब्सटिनेंस हो सकता है, कोई प्रॉमिस हो सकता है। एक्ट है कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, एब्सटिनेंस है कि आप अपने आप को करने से रोक रहे हो, है ना। तो अगर आपको याद हो, मैंने जब आपको एग्रीमेंट सिखाया था, तो एग्रीमेंट का क्या डेफिनेशन दिया था, अ सेट ऑफ प्रोमिसेस, पूरा बोलू, अ सिंगल प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तब मैंने आपको बोला था मेरा प्रॉमिस तेरी कंसिडरेशन, अब देखो वही तो लिखा हुआ है, प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। आगे ना वही बात फिर से, कि मेरा प्रॉमिस तेरी कंसिडरेशन, तेरा प्रॉमिस मेरी कंसिडरेशन, हम दोनों का प्रॉमिस एक दूसरे की कंसिडरेशन, तो क्या हो गया, एग्रीमेंट, है ना। तो आज हम उसी कंसिडरेशन को सीख रहे हैं। कंसिडरेशन के लिए आपको याद हो एक और वर्ड मैंने सिखाया था, क्विड प्रो क्यो, याद है, द वर्ड इज क्विड प्रो क्यो। ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में कि कंसिडरेशन को क्या बोलते हैं, क्विड प्रो क्यो, दैट मीन्स समथिंग इन रिटर्न, कि जो बदले में हमें मिले। आज उस दिन मैंने सिर्फ 3 शब्द सिखाए थे, आज आप इसकी बिल्कुल डिटेल नॉलेज ले रहे हो, ठीक है। अब आप इसको सुनते जाना, आगे बढ़ती हूँ, इन्हीं शब्दों पे रहूंगे भी बड़ी देर तक, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। एक लाइन हम बोलते हैं, देखना, एक लाइन मैं बोलती हूँ, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन को शॉर्ट में लिख देते हैं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है अगर आप कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। इसका मतलब है जो कंसिडरेशन है इसका होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये एक एसेंशियल एलिमेंट है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो फिर वही वाली लाइन, एग्रीमेंट भी तब बनता है जब प्रोमिसेस होते हैं, और दोनों के प्रोमिसेस एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं, कंसिडरेशन। इसका मतलब है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? राइट। उसके बाद देख, एक लाइन और बोलते हैं हम, नो डिजायर नो कंसिडरेशन। देख क्या लिखा है, नो डिजायर नो कंसिडरेशन। इसका क्या मतलब है, जब तक दूसरे की इच्छा ना हो तो आपने उसके लिए जो भी किया वो आपने क्यों किया आप जानो भैया, ये उसके लिए कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि सामने के लिए वो कंसिडरेशन तभी होगी जब उसकी इच्छा पे आप करोगे, राइट। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल बनाती हूँ, सुनना। एग्जाम्पल नंबर 1 या नंबर ना दो क्या चलेगा। अब मान लीजिए एक बंदा जो है वो ए है, ठीक है, और वो ना डूब रहा है, ही इज ड्राउनिंग इन द रिवर, वो डूब रहा है रिवर में, ठीक है, और फिर वो चिल्ला रहा है, ही इज शाउटिंग। क्या शाउट कर रहा है वो, कहता है ही शाउट्स या ही शाउटिंग, जो भी बोल ले तो क्या जा रहा है, ही शाउट्स बचाओ 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 बचाओ, ऐसे ऐसे चिल्ला रहा है वो, बचाओ 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 बचाओ, ठीक है। अब वहां से एक बंदा जा रहा होता है, मतलब ब्रिज के ऊपर से जा रहा होता है, उसको लगता है यार कोई बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, वो तो रिवर में होता है, नीचे डूब रहा होता है और वो चिल्ला रहा। वो गिरा कैसे, क्या सोचना, छोटी सी बात है, वो डूब रहा है और वो बेचारा चिल्ला रहा है भैया कोई बचा लो मुझे आके। अब जो बी है उसने देखा उसको, ओहो ये तो बेचारा बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, इसको तैरना भी नहीं आता। अब बी को तैरना आता था, वो कूदा और उसको बचा लिया, है ना। तो बी ने उसको सेव कर लिया सपोज, ठीक है, बी ने उसको सेव किया, बी सेव देम। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बी ने जो उसके लिए किया, क्या वो ए के लिए कंसिडरेशन है? ये जो उसने उसको सेव किया, क्या ये कंसिडरेशन है? तो आप बोलोगे यस है। क्यों है? क्योंकि उसने उसके कहने पर उसको बचाया।
वो बोल रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, तो आंसर आता है दिस इज कंसिडरेशन फॉर ए। क्यों? क्योंकि उसने किसके कहने पे बचाया? ए के कहने पे। अब जब ए बाहर आ गया, उसका बिल्कुल ठीक ठाक हालत हुआ, तो उसने बोला धन्यवाद भाई साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आई एम सो मच थैंकफुल टू यू, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं इस सर्विस के आपको 10,000 रुपये दूंगा। ठीक है, सपोज ए ने उसको प्रॉमिस किया कि जी मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। ये प्रोमिसेस कि मैं आपको कितने रुपए दूंगा? 10,000 रुपये दूंगा क्योंकि आपने मुझे बचाया है। तो क्या अब ये एग्रीमेंट वैलिड है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? क्या ये लीगल है? क्या इसमें एनफोर्सेबिलिटी है? तो आंसर आता है यस है। क्यों? क्योंकि उसने उसके कहने पर उसको बचाया है और वो उसको प्रॉमिस कर रहा है, तो अब उसको ये प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। अगर ए ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो क्या बी एनफोर्स कर सकता है? तो आंसर इज यस, क्योंकि ये क्या है? ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है? ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब है बी एनफोर्स कर सकता है। एनफोर्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि वो कोर्ट ऑफ लॉ जा सकता है अगर उसने पैसे नहीं दिए तो, राइट? सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें कंसिडरेशन है। और कंसिडरेशन क्यों है? क्योंकि इसमें डिजायर है, राइट? अब एक और एग्जाम्पल देख, इसको अगले पेज पे लेके जाते हैं। देखो अब सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें ना एक्स ड्राउनिंग, अगेन सेम स्टोरी कि वो ना डूब रहा होता है एक रिवर में, ही इज ड्राउनिंग इन अ रिवर, और वो बचाओ बचाओ नहीं चिल्ला रहा होता है ना, वो बचाओ बचाओ नहीं चिल्ला रहा है। अब मैं तेरे से पूछूं फिर वो क्या कर रहा है, तो आप बोलेंगे वो सुइसाइड कर रहा है ना। सुई मतलब सेल्फ और साइड मतलब मर्डर, तो वो अपना मर्डर कर रहा है। इसका मतलब सुइसाइड कर रहा है, मतलब आत्महत्या जिसे हिंदी में बोलते हो, वो सुइसाइड कर रहा है। अब ऊपर से ऐसे ही भाई जा रहा होता है ब्रिज के ऊपर से, है ना, उसकी ऐसे ही नीचे नजर पड़ जाती है और वो देखता है कि यार रिवर में तो कोई डूब रहा है और बेचारा बचाओ बचाओ भी नहीं बोल पा रहा। हाँ, बच्चे की तो बड़ी बुरी हालत हो रही है। अब उसको स्विमिंग आती होती है और फिर वो उसको बचा लेता है। अब आप सोचो, क्या उसने उसके कहने पे बचाया? क्या ये कंसिडरेशन है? सोच लो फिर से स्टोरी सुन कि एक्स जो है वो डूब रहा है और वो सुइसाइड कर रहा है, वाई उसे बचा लेता है? क्या इसमें एक्स की डिजायर थी? तो आंसर इज नो। तो जो आपने किया वो उसकी डिजायर के बिना किया, तो क्या वो उसके लिए कंसिडरेशन हुआ? तो आंसर इज नो। इसका मतलब है दिस इज नॉट कंसिडरेशन फॉर एक्स, है ना। इसका मतलब ये एक्स के लिए कंसिडरेशन नहीं है, राइट? इस एग्जाम्पल को ना बाद में मैं दोबारा भी लेकर आऊंगी, आगे जाके एक पॉइंट आता है उसमें फिर से यही वाला एग्जाम्पल देती हूँ। और छोटी सी बात कि ये उसके लिए कंसिडरेशन नहीं है। अब बात आती है कंसिडरेशन क्यों नहीं है? बिकॉज नो डिजायर। किसकी? नो डिजायर ऑफ एक्स। इसका मतलब है अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो और जबरदस्ती कर रहे हो तो वो उसके लिए कंसिडरेशन नहीं है। जैसे ना एक ब्रदर अपने दूसरे ब्रदर को बोलता है, एक और एग्जाम्पल सुन, एग्जाम्पल से सारा कुछ क्लियर हो जाता है। एक ब्रदर ना अपने दूसरे ब्रदर को बोलता है ला मैं तेरा होमवर्क कर दूं, तो छोटा बोलता है नहीं नहीं मेरे को तेरे से होमवर्क नहीं करवाना, तो बड़ा बोलता है ला ना मैं कर देता हूँ तेरा होमवर्क। अब मान लो ये बात दोस्तों के बीच में चल रही है, कोई भी दो व्यक्ति विशेष है उनके बीच में चल रही है, अब जबरदस्ती उसकी नोटबुक उठा के कोई होमवर्क कर रहा है, तो क्या ये उसके लिए कंसिडरेशन है? आंसर इज नो, ये कंसिडरेशन नहीं है। यहाँ से एक बात बार बार क्लियर कर रही हूँ मैं, नो डिजायर नो कंसिडरेशन। फिर अगर आप डेफिनेशन पे वापस जाओ, देखो कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यहाँ से क्लियर हो गया ना, नो डिजायर नो कंसिडरेशन, ऐसे पढ़ते हैं लॉ को, हर शब्द को समझते हैं। तो वो बोलता है कि जब प्रोमिसर की डिजायर होती है तो फिर किसने काम किया? प्रोमिसी ने या फिर किसी भी और पर्सन ने। अब ये क्या है, प्रोमिसी ने या किसी भी और पर्सन ने? इसके लिए ना एक एग्जाम्पल देखो, कॉन्सेंट्रेट करना। ये ना बुक में भी एक केस है, एक नहीं है बल्कि दो केसेस है, और ध्यान एक और केस याद आया मुझे जिसमें ना मैं आपको दिखाती हूँ। इसके दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव, आप बुक पढ़ रहे हो ना, बुक को सामने रखो, तो उसमें देखो एक केस का नाम है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव, और उससे भी पहले एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल सुनो पहले। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वो एग्जाम्पल, ठीक है? आप बताना, पढ़ना मत किताब को जब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है? मत देखो, सिर्फ मुझे देखो। अब सुनो कि ना एक बंदा ना उसके घर में ना आग लग जाती है, एक बंदे के घर में फायर लग गई, उसका घर जो है वो जल रहा है, ठीक है? तो उसका फ्रेंड देखता हो मेरे दोस्त की तो घर में आग लग गई, है ना, तो वो आता है और फिर उसको हेल्प करता है। क्या उसके दोस्त को उसने बुलाया था कि आग लग गई बचाओ बचाओ बचाओ? मैंने तो नहीं बोला। जब मैंने नहीं बोला इसका मतलब वो नहीं बुला रहा था, वो तो खुद ही परेशान था, पानी वानी डाल रहा होगा या जो भी कर रहा होगा, तो उसका दोस्त गया और उसने उसकी हेल्प करी और उसने आग बुझाने में पूरी हेल्प कर दी। तो क्या वो कंसिडरेशन है? क्या उसके दोस्त की डिजायर थी
क्या उसने उसको बोला था यार आगे मदद कर? नहीं। इसका मतलब है यहाँ पे भी वो कंसिडरेशन नहीं है। इसका मतलब है बार बार एक छोटी सी बात सीख रहे हैं कि ये कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि उसके दोस्त की डिजायर नहीं थी, राइट। अच्छा, ऐसे एक और एग्जाम्पल है। अब देखना, ये एग्जाम्पल ये वाला है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। सुनना, नाम भी उसी के लूंगी मैं, देख लेती हूँ। एक है इसमें डी और एक है इसमें कलेक्टर, ठीक है। अब देखिए स्टोरी को समझिएगा। ये ना कलेक्टर है। कलेक्टर एक पोस्ट होती है जो लैंड रेवेन्यू या गवर्नमेंट ड्यूज कलेक्ट करने का काम करता है। तो ये कलेक्टर है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है अच्छे बड़े लेवल का। और डी ने जो है कलेक्टर की रिक्वेस्ट पे ना एक जगह पे मार्केट बनाई। देखो लैंग्वेज कहता है डी हैड बिल्ट एट हिज ओन एक्सपेंस अ मार्केट। इसका मतलब है इसने क्या करा, ही बिल्ट मार्केट, ठीक है। इसने अपने खर्चे पे सारी मार्केट बनाई। किसकी रिक्वेस्ट थी? तो आंसर आता है इसकी रिक्वेस्ट थी, कलेक्टर की। स्टोरी क्लियर है? फिर से सुन कि कलेक्टर की रिक्वेस्ट पे डी ने एक मार्केट बनाई, ठीक है। अब जो शॉपकीपर्स होते हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं, भैया मार्केट बनी तो बस अब तो बहुत अच्छा काम चलेगा, ऐसे करके, है ना, खुश तो होंगे, इतना अच्छा काम हो गया उनके लिए। तो शॉपकीपर्स ने ना इसको प्रॉमिस किया, इसको, ये कौन है, डी, दे प्रॉमिस डी कि ना भैया तूने बहुत अच्छा काम किया, तो हम जो भी सेल करेंगे ना, हम उस पर तेरे को कमीशन पे करेंगे। कहते हैं जो भी हम सेल करेंगे उस पर हम तेरे को कमीशन पे करेंगे, ठीक है, हम कमीशन देंगे तेरे को। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये शॉपकीपर और डी के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? सोच लो, फिर से सोचो। डी ने मार्केट बिल्ड करी किसके कहने पे, किसके डिजायर पे, किसकी रिक्वेस्ट पे, कलेक्टर के। और शॉपकीपर्स ने प्रॉमिस किया। क्या शॉपकीपर पहले से सीन में थे? मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, तो आंसर है शॉपकीपर्स पहले से सीन में नहीं थे। फिर दूसरा क्वेश्चन, क्या डी ने शॉपकीपर्स के कहने पे मार्केट बनाई? आंसर इज नो। फिर किस बात की कमीशन दे रहे हैं? अब मान लो इसका मतलब है इनके बीच में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कोई लॉजिक बताएगा कि इनके बीच में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? बिकॉज नो डिजायर ऑफ शॉपकीपर्स। किस चीज की डिजायर? मार्केट बनवाने की। नो डिजायर ऑफ शॉपकीपर्स। जो डी ने काम किया वो किसकी डिजायर पे किया? वो उसने कलेक्टर की रिक्वेस्ट पे किया, शॉपकीपर्स के कहने पे थोड़ी ना किया। सोच लो आप। इसलिए उन्होंने शॉपकीपर्स के डिजायर पे नहीं किया, इसलिए ये शॉपकीपर और डी के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसका मतलब है जो डी है वो उसे एनफोर्स नहीं कर सकता। समझा? ये एग्जाम्पल है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव का, जब आप बुक में पढ़ोगे तो, राइट। अब एक और एग्जाम्पल देखना, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हम बोलते हैं कि ये बात तो क्लियर हो गई कि डिजायर होनी चाहिए प्रॉमिसर की, है ना। अब बात आती है कि कौन कंसिडरेशन दे सकता है, तो उसका आंसर आया कि प्रॉमिसी भी दे सकता है और कोई और बंदा भी दे सकता है। इसका मतलब है हम बोलते हैं कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनीवन। देखो ध्यान से सुनना, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनीवन। ये जो एग्जाम्पल दूंगी ना ये बुक में नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम एनीवन टू एनीवन। हिंदी आप भी कर सकते हैं इसकी, बहुत सिंपल है ना, कि कंसिडरेशन किसी से भी, है ना, किसी से भी किसी को मूव हो सकती है। ये दो शब्दों को ध्यान दो। तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनीवन टू एनीवन। अब ये क्या है, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है, आप उसको सुनो, बहुत अच्छा भी लगेगा, ठीक है। मान लो ए और बी, ये दोनों ना फादर है, ठीक है। ध्यान देना कि ये दोनों क्या है, फादर है, पिताश्री है। बात आती है ए किसके फादर है, इनके सन्स कौन है, तो आंसर आता है एक्स इसका सन है और वाई इसका सन है, ठीक है। अब ए जो है बी को प्रॉमिस करता है, मतलब प्रॉमिस किसके बीच में हो रहा है, ए और बी के बीच में हो रहा है, ठीक है। अब ए बी को क्या प्रॉमिस करता है, वो कहता है अगर तेरा बेटा मेरे बेटे के लिए काम कर देगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरा बेटा एक्स तेरे बेटे के लिए काम कर देगा। फिर से सुनिए, ए ने क्या बोला, ए सेज कि अगर तेरा बेटा, अगर वाई, है ना, सीधा लिख देते हैं कि अगर वाई तेरा बेटा है ना, अगर वाई मेरे बेटे के लिए काम कर देगा, मेरे बेटे, अब आप समझ लेना, है ना, मेरे बेटे के लिए काम कर देगा, काम करेगा, तो मेरा बेटा वाई के लिए काम कर देगा।
अब देखिए, कहता है अगर वाई मेरे बेटे के लिए ये काम करेगा तो मेरा बेटा तेरे बेटे के लिए ये काम कर देगा। तो बी कहता अच्छा ठीक है, अगर तेरा बेटा मेरे बेटे के लिए काम करेगा तो मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मेरा बेटा तेरे बेटे के लिए काम कर देगा। स्टोरी क्लियर है? फिर से रिपीट करते हो कि ए जो है बी को प्रॉमिस कर रहा है और बी किसको प्रॉमिस कर रहा है? ए को। ठीक है, दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं और बोल क्या रहा है कि मेरा बेटा तेरे बेटे के लिए काम कर देगा, तो मेरा बेटा, अगर तेरा बेटा मेरे बेटे के लिए काम कर देगा तो मेरा बेटा तेरे बेटे के लिए काम कर देगा। इसका मतलब वाई एक्स के लिए काम कर देगा और वाई एक्स के लिए काम कर देगा और एक्स वाई के लिए काम कर देगा। इसका मतलब कंसिडरेशन किसके बीच में मूव हो रहा है? ध्यान से देखना, एक्स और वाई। और प्रॉमिस किसके बीच में हो रहा है? ए और बी। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होते हैं? पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। अब एक वर्ड आया, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होते हैं? पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होता है जिनके बीच में प्रोमिसेस होते हैं। प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस लीगैलिटी कॉन्ट्रैक्ट। इनका मतलब है, इसका मतलब है जिनके बीच में प्रॉमिस हो रहा है बस वही कौन होते हैं? पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? ए और बी, क्योंकि ए बी को प्रॉमिस कर रहा है और बी ए को प्रॉमिस कर रहा है, जबकि ना ए बी के लिए कुछ कर रहा है ना बी ए के लिए कुछ कर रहा है। देख लो फिर से आप, क्योंकि वो तो बेटों की बात कर रहे थे, तेरा बेटा मेरे बेटे के लिए कर देगा तो मेरा बेटा तेरे बेटे के लिए कर देगा। बेटो तो आपस में मिले भी नहीं, अभी जानते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी फादर लोग ने एक दूसरे को प्रॉमिस भी कर डाला। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? जिन्होंने प्रॉमिस किया। प्रॉमिस किसने किया? ए और बी। इसका मतलब है पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? ए और बी। भाई साहब फिर एक्स और वाई कौन है? तो दे आर पार्टी टू कॉन्सिडरेशन। ये कौन है? पार्टी टू कॉन्सिडरेशन। ये हो गए हमारे एक्स और वाई। अब ऊपर वाली लाइन फिर से पढ़ो जो मैंने लिखी है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनीवन टू एनीवन। इसका मतलब है ए की तरफ से कंसिडरेशन कौन दे रहा है? एक्स। बी की तरफ से कंसिडरेशन कौन दे रहा है? वाई, है ना। अब ए की तरफ से कंसिडरेशन रिसीव कौन कर रहा है? एक्स। बी की तरफ से कंसिडरेशन कौन रिसीव कर रहा है? वाई। इसका मतलब है कंसिडरेशन का लेना देना कौन कर रहा है? एक्स और वाई। जबकि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? ए और बी। तो वही बात आ गई ना। इसका मतलब है एक स्ट्रेंजर भी हो सकता है जिसको कंसिडरेशन आ रहा हो और जिससे कंसिडरेशन जा रहा हो। जैसे एक एग्जाम्पल और सुन, एग्जाम्पल सुनने से याद आएगा। एक बंदे ने बोला भाई तू मेरे बेटे के लिए ये काम कर दे, अब मैं तेरे बेटे को पढ़ा दूंगा। अब मैं तो तेरे बेटे को पढ़ाऊंगा, ये कंसिडरेशन मेरी तरफ से मूव हो रही है। लेकिन यार छोड़िए एग्जाम्पल, वो जो लिखा है ना उसको ध्यान दे। वो लिख दूंगी ना तो और अच्छा समझ आएगा, तो बोलने से नहीं आएगा, वो मिक्स हो जाएगा तेरे ब्रेन में। ठीक है, तो उसको छोड़ते हैं, इसको सीधा सीख कि ए और बी के बीच में प्रॉमिस हुआ है, जबकि कंसिडरेशन किसके बीच में मूव कर रही है? एक्स और वाई के बीच में मूव कर रही है। क्या ऐसे हो सकता है? तो आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला था, अब देख डेफिनेशन को वापस देख, उसने बोला था प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, है ना। कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। जब उसने ऐसे बोला प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, अब मैं तेरे से पूछती हूँ कि इसमें एनी अदर पर्सन है या प्रॉमिसी है जो कंसिडरेशन दे रहा है और ले रहा है? तो आंसर है एनी अदर पर्सन है। और वो एनी अदर पर्सन कौन है? तो वो आंसर आता है एक्स और वाई। सोच लो ध्यान से। अब बात आती है एक्स और वाई को और क्या बोल सकते हैं? तो आंसर आता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो मैं लिखती हूँ, स्टोरी मत भूलना, ठीक है। फिर से देख लो एक बार कि प्रॉमिस किसके बीच में हुआ है? ए और बी। तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? ए और बी। पार्टी टू कॉन्सिडरेशन कौन है? एक्स और वाई। ठीक है, अब देखो फिर से, अब मैं फिर से लिखती हूँ, एक और तरीके से लिख देती हूँ, क्या जा रहा है और क्लियर हो जाएगा कि ए और बी को लेके हम क्या बोल सकते हैं। ध्यान से देखना, पहले हम बोल सकते हैं, अब सोच के बोलो, पीछे वाले पेज पे लिखा था अभी, दे आर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, दे आर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बट स्ट्रेंजर टू कॉन्सिडरेशन। नया वर्ड आ गया ना अब तुम्हारे लिए, दे आर स्ट्रेंजर टू कॉन्सिडरेशन। अब बताओ क्यों? स्ट्रेंजर का क्या मतलब होता है? अजनबी। तो वाई दे आर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन? क्यों? क्योंकि ना तो ये कंसिडरेशन ले रहे हैं ना ये कंसिडरेशन दे रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया? स्ट्रेंजर। तो जिस चीज से आपका लेना देना नहीं है आप उसके लिए स्ट्रेंजर हो गए ना। फिर से सोचो कि ए और बी के बीच में प्रोमिस हो रहे हैं, तो जिनके बीच में प्रॉमिस होता है वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब फिर एक्स और वाई क्या थे? अगर मैं बोलूं तेरे को कि एक्स और वाई क्या थे, तो तू सीधी सी बात बोल देगा जी एक्स और वाई जो है उसको हम बोल सकते हैं पार्टी टू। बताओ, अब मैं बोलती हूँ तुम फिल कर दो इसको, ठीक है। अगर फिल कर पाओगे तो इसमें दिमाग चल रहा है तुम्हारा, तुम सोच पा रहे हो अपने आप, है ना। अब बताओ पार्टी टू क्या लिखूं? कॉन्ट्रैक्ट लिखूं, कॉन्सिडरेशन लिखूं, स्ट्रेंजर लिखूं, क्या लिखूं? तो दे आर पार्टी टू, सोच लिया? सही सोचा होगा, दे आर पार्टी टू कॉन्सिडरेशन। क्यों?
क्योंकि उनके बीच में क्या मूव कर रहा है, कंसिडरेशन। एंड मैं आपसे पूछूं, कैन कंसिडरेशन मूव फ्रॉम एनीवन टू एनीवन? किसी से किसी को भी मूव हो सकती है? तो आंसर इज यस, क्योंकि ये दोनों क्या थे? अब सोचो, क्या इन्होंने प्रॉमिस किया था? आंसर इज नो। तो फिर ये कौन है? इनको हम वर्ड बोल सकते हैं, दे आर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दे आर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। अब बताओ, दे आर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उन्होंने प्रोमिसेस नहीं किए हैं, बस इस वजह से उनको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जिनके बीच में प्रॉमिस होता है दे आर पार्टी, और जिनके बीच में प्रॉमिस नहीं हो रहा फिर भी कंसिडरेशन हो रहा है तो दे आर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। अब बहुत ध्यान से देखो, अगर तुम अधूरा बोलोगे, सिर्फ पार्टी बोलोगे तो कंफ्यूजन होगा, सिर्फ स्ट्रेंजर बोलोगे तो कंफ्यूजन होगा। इसलिए हमें प्रॉपरली बोलना चाहिए, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, पार्टी टू कंसिडरेशन, है ना। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि कल को मान लो प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, अब ध्यान से देखना, स्टोरी क्लियर होगी ना? वो अभी भी यही स्टोरी चल रही है, कॉन्सेंट्रेट करो कि कंसिडरेशन किसके बीच में होना था, एक्स और वाई के बीच में, है ना। अब मान लो एक्स ने वाई का काम कर दिया और हमारे जो वाई भाई साहब है, इसने एक्स का काम नहीं किया, he did not do work of x। अब सोचो, फिर से बात करती हूँ कि x ने y का काम कर दिया लेकिन y ने x का काम नहीं किया। अब आंसू किसके आ रहे हैं, है ना भाई, जिसका काम नहीं होगा उसके आंसू आएंगे ना। तो आंसू किसके आ रहे हैं, x के आ रहे हैं। अब बात आती है, x ना y के ऊपर चिल्लाया, तूने मेरा काम नहीं किया। देखो x ने क्या बोला, कि इसने क्या बोला इसको, तूने मेरा काम नहीं किया। तो y क्या बोला, y बोला तू होता कौन है? क्या बात है भाई, तू है कौन, तू होता कौन है? सोचिए, उसने ऐसा क्यों बोला, क्यों? क्योंकि एक्स का कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, एक्स क्या है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर से स्टोरी को सुनो, जब एक्स ने काम कर दिया और वाई ने काम नहीं किया तो एक्स ने आंसू बहाए और बोला क्या बात है भाई, तूने मेरा काम क्यों नहीं किया? अच्छे से तमीज से बोला था और उसने इतना गंदा जवाब दिया कि तू होता कौन है। एक्स को बड़ा गुस्सा आया, है ना। फिर एक्स किसके पास गया, अपने फादर के पास गया। उसके फादर कौन थे, ए। बोला पापा आप कैसे कैसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, देखो मैंने उसका काम किया, उसने मेरा काम नहीं किया, अच्छी बात है क्या? आप बताओ, पता नहीं क्या क्या आप करते रहते हो, फिर मैं परेशान होता हूँ, मैंने देखो उसका काम कर भी दिया, वो मेरा काम नहीं किया। तो जब एक्स ने ऐसा बोला तो उसके फादर परेशान हो गए, बोले बेटा तू चिंता ना कर, अभी करवाता हूँ तेरा काम, ठीक है। अब कौन थे उसके फादर, ए, है ना। अब वो वाई के पास गए, उसको बोला बेटा क्या बात है, आप मेरे बेटे का काम नहीं कर रहे, मेरे बेटे ने तो आपका काम कर दिया। अब वाई ने क्या बोला, वाई कहता है मुझे क्यों कह रहे हो? सोचो ध्यान से, क्या बोला, आप मुझे क्यों कह रहे हो? कहता है मुझे क्यों कह रहे हो भैया, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आप? अब रहे कैसे लिखेंगे, मुझे क्यों कह रहे हो। कहता है मुझे क्यों कह रहे हो आप। इससे वो क्या मतलब है, ऐसा वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो ये कहना चाहता है अंकल मैंने आपको प्रॉमिस किया था क्या, तो अब मुझे क्यों कह रहे हो। देखो फिर से, जब एक्स ने उसको बोला तो उसको बोला तू कौन होता भाई, इसका मतलब है तेरे मेरे बीच में प्रॉमिस हुआ था क्या, जुट के आ गया। फिर जब ए ने बोला तो कहता है अंकल मुझे क्यों कह रहे हो, इसका मतलब मैंने तो नहीं आपको प्रॉमिस किया था। अब ए समझ गया और तू भी समझ गया कि ए को किससे बात करनी चाहिए थी। आंसर आता है बी से बात करनी चाहिए थी। क्यों? बिकॉज दे आर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। एक वर्ड होता है यहाँ पे प्रिविटी। प्रिविटी का क्या मतलब है? प्रिविटी का मतलब होता है, सिखाया था मैंने, लीगल रिलेशन, याद आया? प्रिविटी का क्या मतलब होता है? लीगल रिलेशन। तो लीगल रिलेशन किसके बीच में है? वो ए और बी के बीच में है। तो हम बोलेंगे प्रिविटी एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी। हम क्या बोलेंगे? देयर एग्जिस्ट प्रिविटी बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट लीगल रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब अगर ए को प्रॉब्लम है तो वो किससे बोलेगा? बी को। अगर बी को प्रॉब्लम है तो वो किसको बोलेगा? ए को। अगर मान लो कल को केस कर रहे हैं तो कौन किस पे करेगा? ए बी पे और बी ए पे। क्यों? क्योंकि ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन sue। अब ये क्या है? ये है डॉक्ट्राइन ऑफ, अब देखो एक वर्ड सिखाया था तुम्हें, डॉक्ट्राइन, याद है? डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल। तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
है ना, इसको अपने शब्दों में बोलो, प्रिंसिपल ऑफ लीगल रिलेशन, है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। क्या बोला? ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू, कि सिर्फ जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है वही केस कर सकती है और कोई केस नहीं कर सकता। एक्स वाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वाई एक्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ए वाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बी एक्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो कौन किसको डिस्टर्ब कर सकता है? भाई, अरे भाई, जिन्होंने प्रॉमिस किया, जिनके बीच में लीगल रिलेशन कायम हुआ, है ना, जिनके बीच में लीगैलिटी है और जिनके बीच में ऐसे बोल सकते हैं प्रिविटी है। और प्रिविटी किसके बीच में? ए और बी। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सिर्फ ए बी के ऊपर केस कर सकता है और बी ए के ऊपर केस कर सकता है ना। और यहां से समझ आया एक लाइन और, दैट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। क्या लाइन समझ आई? और अच्छे से लिखती हूँ, देख, ये एक्स और वाई है ना, ये एक्स और वाई कौन थे? तो अभी अभी मैंने बताया वो थे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं किया, बस उनके बीच में कंसिडरेशन मूव हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो अब मैं तेरे से पूछूं, क्या स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के कोई राइट्स होते हैं? तो आंसर इज नो, दे हैव नो राइट्स। भैया, राइट तब होते हैं जब आपके बीच में प्रॉमिस हुआ हो, सो दे हैव नो राइट। इसलिए तो जब एक्स ने वाई को बोला तो वाई ने क्या बोला? तू कौन होता है? इसका मतलब एक्स का कोई राइट नहीं है। समझ में आया ना? वो इसीलिए मैंने ये देखो ये स्टोरी जो लिखी थी, जब एक्स ने वाई को बोला तो वाई ने क्या बोला? तू कौन होता भाई? तू होता कौन है? इसका मतलब तेरा कोई हक नहीं है। इसलिए मैंने बोला एक्स और वाई जो है वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का कोई राइट नहीं होता है। फिर एक लाइन और बोलते हैं, दे हैव नो ऑब्लिगेशन। क्या बोलते हैं? दे हैव नो ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन मैंने तेरे को शुरू में सिखाया था। ऑब्लिगेशन का मतलब है कोई भी उनकी ड्यूटी नहीं है ना। देख स्टोरी पे वापस जा। जब ए ने वाई को बोला, बेटा आपने मेरे बेटे का काम नहीं किया, तो वाई क्या बोला? अंकल मुझे क्यों कह रहे हो? इसका मतलब वो क्या कह रहा था? मेरी कोई ड्यूटी थोड़ी ना, मैंने थोड़ा प्रॉमिस किया था आपको। इसलिए ये बात सही होगी कि जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना तो कॉन्ट्रैक्ट में उनके कोई राइट्स होते हैं और ना ही उनके कोई ऑब्लिगेशन होती है। ना वो चिल्ला सकते हैं, ना उनके ऊपर चिल्लाया जा सकता है ना। जैसे एक्स वाई पे चिल्ला रहा था तो वो गलत था, जैसे ए ने वाई को बोला तो भी गलत था। तो क्योंकि ना तो उनके कोई राइट होते हैं, ना उनकी कोई ऑब्लिगेशन होती है, इसलिए उनका कॉन्ट्रैक्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो कंसिडरेशन प्रोवाइड करते हैं या कंसिडरेशन रिसीव करते हैं, और इस काम से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू, राइट। समझ आया? इंटरेस्टिंग था। फिर से देख कि स्टोरी क्या थी। स्टोरी ये थी जिसमें फादर और सन थे, और ए ने बोला अगर तेरा बेटा मेरे बेटे के लिए काम करेगा तो मेरा बेटा तेरे बेटे के लिए काम करेगा। बी ने बोला ठीक है, फिर मेरा बेटा भी तेरे बेटे के लिए काम कर देगा। तो प्रॉमिस किसके बीच में हुआ? ए और बी। यहाँ से ये दोनों क्या बने? पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। और एक्स और वाई क्या बने? पार्टी टू कंसिडरेशन बट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, जिनका कोई राइट्स नहीं होता, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। और राइट्स और ऑब्लिगेशन सब किसका? ए और बी का। अगर प्रॉब्लम आई तो कोर्ट ऑफ लॉ में कौन जाएगा? सिर्फ ए या बी, वो भी किसके खिलाफ? एक दूसरे के खिलाफ, है ना। कोई एक्स को और वाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना आप उनसे कुछ डिमांड कर सकते हो, ना आप उनको आप डिस्टर्ब कर सकते हो, राइट। लेकिन ये बात सही है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनीवन टू एनीवन, है ना, फ्रॉम एक्स टू वाई हु इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड फ्रॉम वाई टू एक्स, दैट मीन्स नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ये लाइन थी, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनीवन टू एनीवन। डेफिनेशन पे वापस चला कर, देख ऐसे सीखते हैं, पढ़ाई ऐसे करते हैं। फिर से देख, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, क्लियर हो गया। फिर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कि प्रोमिसी ने काम किया हो या किसी और ने किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी वजह से मैंने तेरे को इतना बड़ा पॉइंट सिखाया, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनीवन टू एनीवन, है ना। और जिसकी वजह से तुझे बड़े सारे वर्ड्स क्लियर हुए। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या होता है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किसकी राइट्स होती हैं, किसकी ऑब्लिगेशन होती है, ये इस एक लाइन के बेसिस पे मैंने सारा सिखाया। सोचो आप। अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ, देखना वो बुक है, अभी बताती हूँ। वो है चिन्नैया वर्सेस रमैया।
देखो बुक में एक एग्जाम्पल है, ये पेज नंबर 24 पे अगर आप देखो, चिन्नैया वर्सेस रमैया 1882 लिखा है ना, 1882 का होगा ना। अब देखो ये क्या, चिन्नैया वर्सेस रमैया। इसमें क्या हुआ, एक ना नाम बुक ही ले लेती हूँ जिससे आप डिस्टर्ब ना हो। एक है ओल्ड लेडी, एक है डी और एक है पी। बिल्कुल वही लिखूंगी, देखना। एक है ओल्ड लेडी, ठीक है, एक है डी और एक है पी। अब ये डी है ना, ये डॉटर है। बता दिए किसकी डॉटर है, तो ये डॉटर ऑफ ओल्ड लेडी है। जो ओल्ड लेडी है ना, ये उसकी डॉटर है, बिटिया है उसकी, ठीक है। और जो पी है वो इसकी सिस्टर है। ये सिस्टर हो गई इसकी, किसकी, ओल्ड लेडी की। रिलेशन समझ आया पहले तो, फिर से देख कि एक हो गई हमारी ओल्ड लेडी, एक हो गई उसकी डॉटर डी, है ना, डी से डॉटर ऐसे भी याद कर सकते हो, और एक पी हो गई हमारी उसकी सिस्टर, इसकी मासी हो गई ना डी की। अब सुनना ध्यान से, जो ओल्ड लेडी है उसको लग रहा है कि उसकी डेथ होने वाली है, और ओल्ड लेडी ने अपनी डॉटर को बोला कि भैया मैं तेरे को ना अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगी। क्या बोला, कि मैं तेरे को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगी, तू जो है अपनी मासी को प्रॉमिस कर कि तू देख भैया मेरी सिस्टर जो है ना उसका कोई नहीं है, तो मेरे मरने के बाद तो वो बेचारी हो जाएगी, तो तू जो है ना उसको प्रॉमिस कर कि तू उसको हर महीने कुछ अमाउंट फिक्स कर लिया, आपस में जो भी बात करी। कुछ नहीं लिखा है एग्जाम्पल में, अगर आप पढ़ोगे तो ऐसे ही बोल देते हैं कि उसने सपोज उसको बोला तू 20,000 पर मंथ देगी, या बुक के हिसाब से बोले तो उसने उसको बोला कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तू हर महीने मेरी बहन को देगी, और अगर तू उसके साथ ऐसा प्रॉमिस करती है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो मैं तेरे को प्रॉपर्टी दे देती हूँ। तो डी जो है वो इस बात से खुश हो गई, उसने अपनी मासी को प्रॉमिस कर दिया, मासी मैं आपको हर महीने जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट दूंगी। आगे की स्टोरी आप गेस कर सकते हो। माँ ने उसको प्रॉपर्टी दे दी, और फिर डॉटर ने मासी को पैसे नहीं दिए, है ना, कि ये जो उसने प्रॉमिस था ये पूरा नहीं किया। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या मासी कोर्ट ऑफ लॉ जा सकती है? मासी ने केस कर दिया, जा तो सकती थी, केस कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि वो हारी या जीती, तो आंसर है वो जीती, शी वॉन द केस। अब मैं आपसे पूछूं किस बेसिस पे, तो उसने पहले तो क्या बोला कि जब उसने, अब मैं तो लास्ट बता रही है ना आपको, वॉन द केस, उससे थोड़ा पहले चलते हैं। मान लो जब इसकी मासी ने इसके ऊपर केस किया, तो मासी ने जज साहब ने बोला हाँ भी मैडम क्या प्रॉब्लम है, बोले जी ये मेरी सिस्टर की बेटी है, अभी सिस्टर ने प्रॉपर्टी इसलिए दिया था कि ये मेरे को प्रॉमिस करेगी, इसने प्रॉमिस तो कर दिया लेकिन ये महीने का पैसा वैसा मेरे को कुछ नहीं देती है, तो मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो डॉटर ने क्या प्ली उठाया, अब प्ली क्या था याद है आपको? प्ली क्या था? प्ली था एक्सक्यूज, वो स्टेटमेंट जिसको बोल के आप बच जाते हो, है ना। तो डॉटर ने क्या प्ली उठाया, डॉटर ने बोला जज साहब मासी ने मेरे लिए क्या किया है। देखो डॉटर ने क्या बोला, डॉटर बोला कि कंसिडरेशन का है, कंसिडरेशन फ्रॉम पी तो है ही नहीं है, कंसिडरेशन फ्रॉम पी इज नॉट देयर। जैसा ये मेरे लिए क्या कर रही है जो मैं इनके लिए करूं, एंड नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर जज साहब क्या बोले, बेटा मुझे तुम्हारी मम्मा ने प्रॉपर्टी दी थी वो हवा में दी थी, भूल गया तुम्हें मम्मा ने क्या कहा था कि ये प्रॉपर्टी इसलिए दे रही हूं क्योंकि तुम अपनी मासी को प्रॉमिस करोगी। इसका मतलब है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनीवन, है ना। इस केस से क्या प्रूव हुआ, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनीवन, में मूव फ्रॉम एनीवन। इस केस से ये प्रूव होता है, इट में मूव फ्रॉम एनीवन। एनीवन कौन है यहाँ पे, मदर। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है, मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है, तो आप क्या बोलोगे कि जी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट तो इसमें, आप बताओ, डी और पी है। फिर बात आती है ओल्ड लेडी क्या है, तो आप बता दोगे शी इज स्ट्रेंजर। हु इज शी? शी इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, शी इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। और फिर वो कर क्या रही है, कंसिडरेशन दे रही है। इसका मतलब है मासी की तरफ से कंसिडरेशन किसने दिया, ओल्ड लेडी ने, और कंसिडरेशन किसी से भी मूव हो सकती है, इसलिए बेटी हार गई। फिर उसको मासी को हर महीने वो पैसे देने पड़े। फिर से रिपीट करते हैं कि सबसे पहले ओल्ड लेडी ने क्या कहा, बेटा मैं आपको प्रॉपर्टी दूंगी, आप अपनी मासी से जाके प्रॉमिस करो,
तो डॉटर ने मासी के साथ जाके प्रॉमिस किया, लेकिन वो पैसा नहीं दिया, केस हो गया, और जो मासी है उसने केस विन किया। जो डॉटर थी उसका क्या एक्सक्यूज था, उसने क्या बोला, जज साहब मासी ने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो जज साहब क्या बोले, बेटा आप भूल गई, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनीवन। उन्होंने क्या बोला, बेटा ये बात सही है कि तुम क्या हो, तुम पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो, ये बात सही है, लेकिन ऑलरेडी क्या है, शी इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, और वो क्या प्रोवाइड कर रही है, कंसिडरेशन। ये प्रॉपर्टी तो तुम्हें उन्हीं से मिली है ना। और फिर पॉइंट क्या आता है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनीवन, इसलिए तुम्हें तो कंसिडरेशन मिल गया, चाहे वो तुम्हारी मम्मा की तरफ से मिला, लेकिन वो माना तो पी की तरफ से जाएगा ना। अब कोई भी कुछ कर दे किसी के लिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है, आपको तो मिल गया ना, और इसी प्रॉमिस के बदले में मिला था ना। तो इसलिए बेटा चुपचाप मासी को हर महीने जो बोला था ना पैसा, वो पैसा देने का है, ठीक है। इस तरीके से मासी ने केस क्या करा, विन करा, तो शी वॉन द केस। समझ आया, ये है चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस, आपकी बुक में पेज नंबर 24 पे। जितने भी एग्जाम्पल सिखा रही हूँ, अगर ये सारे एग्जाम्पल्स आप सेट रखोगे ना, आपको एक भी डाउट नहीं आएगा। डेफिनेशन पे वापस चलो, देखो ये लिखा है मैंने, अब देखो, अब 2 लाइनें क्लियर हो गई। पहला, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, इसमें 2 क्वेश्चन बन चुके हैं कि क्या बिना डिजायर के कंसिडरेशन होता है, नो। फिर किसकी डिजायर पे, तो आंसर आता है प्रॉमिसर। फिर कंसिडरेशन किससे मूव हो सकता है, तो प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है। अब फिर आगे देखो, 3 हैज डन, डज और प्रोमिसेस से क्या पता चला, कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर एब्सटेंट से क्या पता चला कि किसी के लिए कुछ करना या कुछ ना करना, दोनों ही क्या होते हैं, कंसिडरेशन होते हैं, है ना। अब ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं, फ्रेश पेज पे चलते हैं। देखिए ये आता है, इसमें पॉइंट नंबर 3 आता है अब आपकी बुक में, अगर आप गौर करें। देखो पॉइंट नंबर 1 मैंने बता दिया, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, सारे एग्जाम्पल बता दिए। दूसरा पॉइंट आता है, इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ बता दिया। फिर थर्ड पॉइंट देखिए वो क्या बोलता है, कहता है इट मे बी एन एक्ट, एब्स्टिनेंस, फॉरबियरेंस और रिटर्न प्रॉमिस, है ना। और उसके अगली लाइन देखिए बहुत ध्यान से, मैं लिख भी देती हूँ आपके लिए, कहता है फॉरबियरेंस टू स्यू, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बुक में इसके ऊपर स्टार भी बना दीजिए। बोलता है फॉरबियरेंस टू स्यू। फिर नेक्स्ट लिखता है कॉम्प्रोमाइज ऑफ डिस्प्यूटेड क्लेम। देखो क्या बोलता है, कहता है कॉम्प्रोमाइज ऑफ डिस्प्यूटेड क्लेम। एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना। हाँ, कॉम्प्रोमाइज ऑफ डिस्प्यूटेड क्लेम। और फिर एक लिखा कॉम्पोजिशन विद क्रेडिटर्स। देखो कॉम्पोजिशन विद क्रेडिटर्स, वो कहते हैं ये सब कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन के बड़े सारे रूप हो सकते हैं। अब देखो एक एक वर्ड पे चलते हैं, ठीक है। अब पहला आता है फॉरबियरेंस टू स्यू, मैंने आपको सिखाया था। फॉरबियर मतलब फॉरगिव, फॉरगिव मतलब माफ करना। इसका मतलब है, आप स्टोरी सुनो, ध्यान रखना जो मैं बोल रही हूँ। एक ना सड़क पे कोई आदमी किसी को अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है, ठीक है। और जिसको टक्कर मारता है वो बेचारा स्कूटर पे होता है। अब वो गिर जाता है, उसके चोट वोट लगती है, तो ये डर जाता है गाड़ी वाला, कार जो चला रहा था। फिर जो कार चला रहा था वो उसको कहता है भैया प्लीज तू पुलिस के मत जाइयो, मेरे अगेंस्ट रपट मत लिखवा, मतलब FIR मत दर्ज करा, कोई केस वेस मत कर प्लीज, मैं मेरे को माफ कर दे तू, है ना। तू मेरे ऊपर केस मत करियो प्लीज, आई वॉन्ट फॉरबियरेंस टू स्यू फ्रॉम योर साइड, है ना। तो प्लीज ये काम कर दे, और मैं तेरा मेडिकल चार्जेस प्लस तेरी छुट्टी हो जाएगी हफ्ते भर की अपने ऑफिस से, उसमें तेरा जो भी लॉस होगा सैलरी का, तेरे घर पे जो भी प्रॉब्लम आएगा, पैसे की प्रॉब्लम, मैं सारी पूरी कर दूंगा। तो प्लीज भाई मेरे खिलाफ केस मत करियो, मैं तेरे से छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ। तो वो जो स्कूटर वाला था वो बोला ओके। अब सोचो, मान लो जो कार वाला था वो A था और जो स्कूटर वाला था वो B था, है ना। सपोज जो स्कूटरिस्ट था वो था B और जो कार में था वो था A। अब इसने क्या किया, इसने इसकी तरफ से कंसिडरेशन किया फॉरबियरेंस। इसने बोला ओके मैं तेरे को माफ करता हूँ, इसने उसको फॉरबियरेंस दिया, है ना, कि मैं तेरे ऊपर केस नहीं करूंगा। और इसने क्या प्रॉमिस किया कि सपोज टोटल मिला के उसने बोला उसका मेडिकल चार्जेस और सब घर का खर्चा मिला के सपोज 20,000 हो गया,
तो ये 20,000 का प्रॉमिस इसने किया कि मैं सारा खर्चा करूंगा 20,000 जितना। अब अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है, अगर इसने 20,000 खर्च नहीं किए तो क्या बी इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट ऑफ लॉ लेके जा सकता है? तो आंसर इज यस, जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब मान लो वो गया तो ए बोलेगा इसने मेरे लिए क्या किया, तो बी क्या बोलेगा कि मैंने इसको माफ किया। तो जज साहब क्या बोलेंगे, हाँ भाई माफ करना भी कंसिडरेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ इसने माफ किया तो वो कंसिडरेशन है, उसकी कंसिडरेशन है कि उसने माफ किया, इसलिए तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, इसलिए तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो 20,000 रुपए देने का। इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सोचो, इसका मतलब है फॉरबियरेंस टू स्यू अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी को केस करने से माफ कर रहे हो, है ना, आप कह रहे हो कि मैं तेरे को सू नहीं करूंगा, तेरे ऊपर केस नहीं करूंगा, मैं तेरे को माफ करता हूं, तो ये अगले के लिए कंसिडरेशन है। और उसके बदले में उसने जो भी काम करने को बोला है, चाहे वो 20,000 देना है, चाहे वो उसकी कुछ भी काम करने का है, वो काम अब उसको करना पड़ेगा। अब मान लो उल्टा सोचो, मान लो ए जो है, ध्यान से सुनना, ए जो है वो खर्च वर्च कर देता है और बी अभी भी कोर्ट ऑफ लॉ उसके ऊपर केस करता है। अब ए प्रूव कर देगा कि इसने मुझे कहा था ये माफ करेगा, तो वो ए केस जीतेगा या हारेगा? आई रिपीट कि ए ने उसके ऊपर 20,000 खर्च कर दिया, अभी फिर भी कोर्ट ऑफ लॉ पहुंच गया, इसने मेरा एक्सीडेंट किया, ऐसा है वैसा है। तो जो ए है अब वो प्रूव कर देगा कि जैसा इसने माफ किया था इसलिए मैंने ये सारा खर्चा किया। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है, कि ए केस जीतेगा या हारेगा? तो आंसर आता है ए केस जीतेगा। क्यों? क्योंकि फॉरबियरेंस कंसिडरेशन है जो उसको देना चाहिए था। इसका मतलब दोनों को अपना अपना काम करना पड़ेगा। अगर उसने बोला मैं फॉरबियर करता हूं तो वो कोर्ट नहीं जा सकता, उसने बोला मैं 20,000 दूंगा तो उसको वो 20,000 देना पड़ेगा। मजाक कोई भी नहीं कर रहा था, इट वॉज ऑल सीरियस। यस और नो? क्लियर हो गया? फिर आता है उसके बाद कॉम्प्रोमाइज ऑफ डिस्प्यूटेड क्लेम। शब्दों को पकड़ा कर, कॉम्प्रोमाइज ऑफ डिस्प्यूटेड क्लेम का क्या मतलब है? कोई ना किसी के साथ किसी का कोई पैसा लेना बनता है, कोई क्लेम है, ठीक है। अब वो क्लेम कैसा है जी? वो क्लेम डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड का मतलब झगड़ा हो रखा है। एक कह रहा है जी मैंने 10,000 लेना है, दूसरा कह रहा है नहीं जी मैंने तो 8,000 देना है। अब 2,000 का झगड़ा हो गया, है ना, तो अब परेशान है। तो एक दिन जिसने पैसे लेने थे बोला चल यार ठीक है मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, तू मेरे को 8,000 ही दे। तू 10 नहीं मान रहा ना, तू 8,000 ही दे। तेरे को पता है जबकि कि तूने मेरे 10 देने हैं, लेकिन तू 8 ही दे। अड़ा हुआ हूँ, तू भी अड़ा हुआ है, मैं भी अड़ा हुआ हूँ, तो मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ तेरे साथ कि तू जो है मेरे को 8,000 ही दे, बस मेरा ये छोटा सा काम कर दे। देखो उसने क्या बोला, कहते तू मेरे को 8,000 दे प्लस मेरा एक स्मॉल सा वर्क है तू वो कर दे। तो क्या उसको अब ये काम करना पड़ेगा जिसने 8,000 दिए? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि अगला कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ना, माफ किया ना अगले ने। अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, इन सब में ना माफी वर्ड आपको नजर आएगा हर किसी में, कि आप उसको माफ कर रहे हो। क्योंकि जब आपने बोला ओके मैं तेरे ऊपर केस नहीं करूंगा तो आपने उसको माफ किया। जब आपने बोला ओके मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ 2,000 रुपए का, तो ये भी उसका क्या था? माफी था। ध्यान से सोच लो मैंने क्या बोला है, हर जगह ये वर्ड आपको मिलेगा, माफी। और कानून ने क्या बोला कि अगर कोई माफ करता है तो वो माफ करना भी अपने आप में क्या है? कंसिडरेशन है। अगला अपने 2,000 छोड़ रहा है, उसके बदले में छोटा सा काम करा रहा है, तो क्यों नहीं कर रहे आप? तो इसको अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और उसको छोटा सा काम करना पड़ेगा। समझ आया? उसके बाद देख, अभी मैं कल वोकैबुलरी सिखा रही थी तो उसमें ये वर्ड सिखाया था कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का वर्ड क्या था? कॉम्प्रोमाइज ही तो था। इसमें मैंने बोला था 3C है और 2A है और तीनों में COMP है, याद आया? तो कॉम्पोजिशन, देन कॉम्प्रोमाइज, देन कंपाउंडिंग, फिर अरेंजमेंट, फिर एडजस्टमेंट, है ना, सब सेम वर्ड है। अब फायदा हो रहा है ना वोकैबुलरी का। तो ये अब ये क्या है? कॉम्पोजिशन विद क्रेडिटर्स। यही एग्जाम्पल मैंने दिया था अगर तुझे याद हो, जिसमें मैं फिर से बनाती हूँ एक एग्जाम्पल कि मान ले ए जो है उसके क्रेडिटर है C1, C2, याद भी आ गया होगा तेरे को, C3, है ना। अब इन तीनों ने मिलकर इससे 2.5 करोड़ लेना है, याद है? जो भी था एग्जाम्पल मुझे अब याद नहीं है, मैं नया बना रही हूँ कि इन तीनों ने मिलकर इससे कितना लेना था? 2.5 करोड़ लेना था सपोज, ठीक है। और इसने अपनी क्या दे दी इनको? प्रॉपर्टी। और बोला भाई लोग इसको बेच के आपको 2 करोड़ के आसपास तो मिल ही जाएगा, नहीं तो 190, 180 कुछ तो मिल ही जाएगा सर जी, मुझे बाकी के लिए माफ कर दो। देखो फिर से कौन सा वर्ड आया? माफ कर दो। तो क्रेडिटर्स क्या बोले? ओके। अब क्रेडिटर्स को 2 करोड़ मिला तो 50 लाख उन्होंने माफी दी, तो ये माफी ए के लिए कंसिडरेशन है। अब अगर इसके बदले में वो उससे कोई काम करवाते हैं कि ठीक है भाई हम तेरे को माफ करते और तू हमारा ये काम कर, तो क्या वो काम करना पड़ेगा? तो आंसर इज यस। इसका मतलब है भाई जी मैं आप मुझे माफ कर दो प्लस मैं आपके लिए ये वाला काम कर देता हूँ।
तो वो जो काम करना है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और उसे अब वो काम करना पड़ेगा। अगर उसने वो काम नहीं किया तो C1, C2, C3 कोर्ट ऑफ लॉ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि माफ करना उनकी तरफ से कंसिडरेशन था। इसका मतलब है इन्होंने फिर क्या किया उसके साथ, कॉम्पोजिशन मतलब उसको माफ किया, और जो माफी होता है वो कंसिडरेशन है। समझिए इस बात को कि जो माफी आप दे रहे हैं, किसी को फॉरगिव कर रहे हैं, दैट इज कंसिडरेशन, वो कंसिडरेशन है। थिंक अबाउट इट। इसलिए उसने जो बोला कि मैं काम कर दूंगा वो काम करना पड़ेगा। यस और नो? इसका मतलब है फॉरबिडेंस टू स्यू, कॉम्प्रोमाइज ऑफ डिस्प्यूटेड क्लेम, कॉम्पोजिशन विद क्रेडिटर्स, इन सब में एक वर्ड कॉमन है, माफी। और अगर हम किसी को माफी कर रहे हैं तो वो उसके लिए कंसिडरेशन होता है। तो आंसर इज यस, वो उसके लिए कंसिडरेशन होता है। यस और नो? चलिए उसके बाद देखिए इसमें